एक ऐसा देश जो सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पर इतनी बुरी तरीके से तबाह हो चुका था कि उसकी गिनती दुनिया के सबसे गरीब देशों में होने लगी। समय ऐसा आ चुका था कि यहाँ पर रहने वाले लोग भूखे मरने लगे। इसके अलावा अगर आज के टाइम की भी बात की जाए तो यहाँ पर आए दिन सुनामी और भूकंप आते ही रहते हैं। लेकिन इन सारी प्रॉब्लम्स और सिचुएशन के बाद भी आज जापान को हम सभी लोग एक डेवलप्ड रिच और टेक्नोलॉजिकल एडवांस नेशन के रूप में जानते हैं। आखिर ऐसा क्या टेक्निक या ऐसी क्या ट्रिक्स है जिनको फॉलो करके जापान और जापानी लोग अपने आप को आज भी रिलेवेंट और रिच बनाए हुए हैं? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले हम जिस टेक्निक की बात करने वाले हैं वह है काकेबू टेक्निक। काकेबू एक टेक्निक है बजटिंग की, जिसकी मदद से आप अपने खर्चों को मैनेज कर सकते हैं। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति काकेबू की पूरी प्रोसेस को बड़ी ही ऑनेस्टी और सीरियसली फॉलो करता है तो वह हर महीने अपने मंथली एक्सपेंसेस को 35% तक कम कर सकता है। काकेबू जापानीज लैंग्वेज का एक ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग होता है हाउस होल्ड फाइनेंशियल लेजर। इस टेक्निक का इन्वेंशन 1904 में जापान की पहली महिला पत्रकार होनी मोटोको ने किया था। हालांकि उन्होंने इसका इन्वेंशन जापानीज हाउसवाइफ्स की बजटिंग में हेल्प करने के लिए किया था, लेकिन जब इसके फायदे लोगों को दिखना शुरू हुआ तो लगभग सभी एज ग्रुप और प्रोफेशन के लोगों ने इसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। आज आलम यह है कि काकेबू टेक्निक को सिर्फ जापानीज ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लोग अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए अपना रहे हैं। काकेबू मेथड के अंदर आपको अपने खर्चों को 4 कैटेगरी में बांटना होता है। सबसे पहली कैटेगरी होती है नीड्स, आपके ऐसे एक्सपेंसेस जिन पर खर्च किए बिना आप जिंदा ही नहीं रह सकते, जैसे खाना, पानी, हाउस रेंट, ट्रीटमेंट एक्सेट्रा। दूसरी कैटेगरी होती है वांट्स। इस कैटेगरी में हम उन एक्सपेंसेस को नोट डाउन करते हैं जिनको हम इसलिए खरीदना चाहते हैं क्योंकि वह हमारी लाइफ को लग्जरी और एंजॉयबल बनाती है। हालांकि इन चीज़ों के बिना भी जीवन चल सकता है, लेकिन इन्हें खरीदने की हमारी इच्छा है। अब आते हैं कैटेगरी नंबर 3 पर, जो है कल्चरल एक्सपेंसेस। यह ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो आप अपने आप को और कल्चरल और सिविलाइज बनाने के लिए करते हैं, जैसे बुक्स, प्ले, म्यूजियम, फैमिली पिकनिक, इन जैसी चीज़ों पर खर्च करना। अब है चौथी यानी कि लास्ट कैटेगरी, इमरजेंसी एक्सपेंसेस। ये वो एक्सपेंसेस है जो आपकी लाइफ में बिना बताए कभी भी आ जाते हैं और आपके पास खर्च करने के अलावा कोई चॉइस नहीं बचती, जैसे मेडिकल इमरजेंसी, मैकेनिकल एंड प्लम्बर एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। याद रखना है, इन खर्चों को किसी डिजिटल ऐप या सॉफ्टवेयर में नोट नहीं करना है। इनके लिए आपको प्रॉपर कागज और कलम का इस्तेमाल करना है। अपने खर्चों का हिसाब किताब रखने के लिए आपको 2 नोटबुक रखनी होगी। खर्चों की जो 4 कैटेगरी आपने बनाई है उनको बड़ी वाली नोटबुक में नोट करना है और छोटी वाली नोटबुक में हमेशा अपने पास रखना है, जिसमें आप डेली जितनी भी खर्च कर रहे हैं उसको नोट करते रहना है। इसी छोटी नोटबुक में नोट किए गए खर्चों को आपको बाद में 4 कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड करके बड़ी वाली नोटबुक में नोट कर लेना है। अब इससे होगा यह कि आपके पास आपकी इनकम और एक्सपेंसेस का पूरा ब्यौरा आ जाएगा। अब आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपका खर्च जरूरी जगहों पर ज़्यादा हो रहा है या फिर गैर ज़रूरी जगहों पर। जितने भी आपके फालतू खर्च हैं उनका आप पता लगाकर उन्हें कम कर सकते हैं। इसके अलावा आप काकेबू टेक्निक का एक और मेथड अपना सकते हैं जो आपको बड़ी आसानी से बता सकता है कि जिस चीज़ पर आप खर्च करने जा रहे हैं वह आपके लिए ज़रूरी है या फिर भी फजूल खर्ची है। इसके लिए आपको करना यह होगा कि जब भी आप किसी चीज़ को खरीदने को लेकर डाउटफुल हो तो आप उसकी खरीदारी को अगले महीने के लिए टाल दो। अगर 1 महीने के बाद आपको उसकी कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती है तो समझ लीजिए कि वह आपकी लाइफ का फिजूल खर्च था जिसको करने से आप बच गए। दूसरी तरफ अगर 1 महीने बाद आपको उस चीज़ की ज़रूरत महसूस हो रही है तो फिर आप उसे आसानी से खरीद सकते हैं। इसके अलावा एक मेथड और है अपना खर्च बचाने का। आप जब भी मार्केट में शॉपिंग करने जाए तो पहले से सामान की लिस्ट बना कर ले जाए। इससे होगा यह कि आप उन्हीं चीज़ों को खरीदेंगे जिनकी आपको ज़रूरत है और आप इम्पल्स परचेजिंग से बच पाएंगे। दूसरा, सेल्स में शॉपिंग करने से खुद को बचाएं, क्योंकि यहाँ पर लालच और सस्ते के चक्कर में आकर हम बहुत सारी फालतू खरीदारी कर लेते हैं। इसके साथ ही काकेबू मेथड में हमेशा यह सलाह दी जाती है कि आप जितनी भी चीज़ें खरीदें उनको कैश में खरीदें, क्योंकि अगर आप क्रेडिट कार्ड जैसी चीज़ों का यूज करेंगे तो आप डेब्ट ट्रैप में फंस सकते हैं। अब आते हैं हम जापानीज टेक्निक नंबर 2 पर, जिसका नाम है आरिगाटो मनी। दोस्तों, जापानी भाषा में आरिगाटो वर्ड का मीनिंग होता है थैंक यू यानी कि धन्यवाद। यह एक प्रकार की फिलोसफी है जो यह बताती है कि आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आपको आभारी या थैंकफुल होना चाहिए। जिस तरह हम अपने जीवन में लोगों और अनुभव के लिए आभारी होते हैं, उसी तरह हमें हमारे फाइनेंशियल सोर्सेज के लिए भी थैंकफुल होना बहुत ही जरूरी है।
पूरी दुनिया में जापानीज ही एकमात्र ऐसे लोग हैं जो जितना सम्मान और रिस्पेक्ट अपने बड़ों को देते हैं उतना ही रिस्पेक्ट वे अपने डेली यूज में आने वाली चीजों के साथ साथ उन सभी चीजों को भी देते हैं जो उनके जीवन को आसान बनाती है। हैप्पी मनी का ऑथर केन होंडा कहते हैं कि जिस प्रकार हम अपने भोजन के लिए थैंकफुल और ऊपर वाले को अपना आभार व्यक्त करते हैं, उसी प्रकार हमें अपने द्वारा कमाए गए, खर्च किए गए, सेव किए गए, इन्वेस्ट किए गए और यहाँ तक कि डोनेट किए गए प्रत्येक पैसे को अरिगाटो या थैंक यू बोलना चाहिए। इससे होता यह है कि आप भी खुश रहते हैं और आपका पैसा भी। आपका और आपके पैसे का एक हैप्पीनेस वाला रिलेशनशिप बन जाता है और वह बार बार आपकी ओर अट्रैक्ट होकर आपकी लाइफ में किसी न किसी बहाने से आ ही जाता है। केन बताते हैं कि एक बार वे जापान में ही किसी जगह पर पार्टी में गए हुए थे। वहाँ पर उनकी मुलाकात एक लेडी से हुई। बातों ही बातों में उस लेडी ने केन से उनका वॉलेट मांग लिया। पहले तो केन बहुत ज्यादा हैरान हुए कि यह कैसी हरकत है, कोई दूसरे का वॉलेट ऐसे कोई कैसे मांग सकता है, वह भी इतने लोगों के सामने। लेकिन उन्होंने फिर भी अपने मन की बात को दबाते हुए अपना वॉलेट उस लेडी को दे देते हैं। उस लेडी ने केन का वॉलेट खोल के देखा तो उनके चेहरे पे स्माइल आ गई और उन्होंने तुरंत ही केन को उनका वॉलेट वापस कर दिया। केन यह सारी प्रोसेस हैरान होकर देख रहे थे। कुछ देर तो वह चुप रहे, लेकिन जब उनसे रुका नहीं गया तो उन्होंने उस लेडी से पूछ ही लिया, आखिर आपने मेरा वॉलेट क्यों मांगा? आप उसमें क्या देखना चाह रही थी? केन की बात सुनते ही वह लेडी बोली कि मैं यह देखना चाह रही थी कि जैसे रिलेशनशिप आपका ह्यूमंस के साथ है, क्या वैसा ही रिलेशन आपका पैसों के साथ है या नहीं? तो केन ने बड़े ही क्यूरियस होकर पूछा, तो क्या समझ आया आपको? इस पर उस लेडी ने कहा, आपका आपके मनी के साथ हैप्पीनेस और ग्रेटिट्यूड वाला रिलेशन है। ऐसा इसलिए कि आपके वॉलेट में रखा हुआ पैसा एकदम सिस्टम रूप से लगा हुआ है और वह मुस्कुरा भी रहा था। इसलिए तो जैसे ही मैंने आपका वॉलेट खोला, मेरे चेहरे पर भी अपने आप स्माइल आ गई। इससे समझ आता है कि आपने अपना पैसा बड़ी मेहनत और ईमानदारी से कमाया है, ना कि किसी को धोखा देकर, वरना तो वह बिल्कुल भी हैप्पी नहीं होता। नेक्स्ट, ऑथर केन होंडा अपनी बुक हैप्पी मनी में जापानीज टेक्निक नंबर 3 के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है EQ मनी एंड IQ मनी। वे कहते हैं कि पैसा कमाने को 2 तरीके से देखा जा सकता है। एक वह जो हमें स्कूल और नॉलेज में सिखाया जाता है और एक वह जो हमारे कॉन्शियस या विवेक से आता है। फंडामेंटल्स ऑफ मनी मेकिंग के 2 कंसेप्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है मनी IQ और दूसरा होता है मनी EQ। मनी IQ आपके मनी के साथ इंटेलिजेंट रिलेशन को दिखाता है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स एक्सेट्रा के बारे में नॉलेज होना, जबकि मनी EQ अपने मनी के साथ इमोशनल रिलेशन को दर्शाता है। ऑथर कहते हैं कि अगर आप अपने पास मौजूद मनी से खुश और सेटिस्फाइड महसूस करते हैं तो यह आपके हाई मनी EQ को दर्शाता है, जबकि दूसरी तरफ अगर आप अपने मनी को लेकर लगातार चिंता में डूबे रहते हैं तो इसका मतलब है कि आप लो मनी EQ वाले पर्सन हैं। इसलिए ऑथर का मानना है कि भले ही आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे इंटेलिजेंट व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आप अपने पैसे को लेकर ज़्यादा इमोशनल और हर समय बस चिंता में ही डूबे रहते हैं तो फिर ऐसे में आप भले ही कितने भी रिच क्यों ना हो जाए, आपकी यह अमीरी ज़्यादा लंबे समय तक चलेगी नहीं। आपको अपने मनी को लेकर इमोशनल नहीं होना है, बल्कि इंटेलिजेंट बनना है, यानी कि मनी EQ की जगह मनी IQ वाला पर्सन बनना है। तभी आप अपने पैसे को जितनी चाहे उतना ग्रो कर पाएंगे और इन्वेस्टमेंट और पैसे कमाने के नए नए सोर्सेस ढूंढ पाएंगे। ऑथर केन होंडा अपने लाइफ में 12,000 से ज्यादा लोगों से मिल चुके हैं और उनके इंटरव्यू कर चुके हैं। उन्हें इतने सारे रिच लोगों की साइकोलॉजी को देखकर एक ही बात समझ में आई कि ज्यादातर सभी मिलीनियर्स या बिलीनियर्स अपने पैसों के साथ मनी IQ वाला रिलेशन रखते हैं। तभी वे अपने मनी को ग्रो करने के लिए लगातार नए नए तरीके ढूंढ पाते हैं। तभी तो अधिकतर आपने देखा होगा कि जो मनी EQ वाले व्यक्ति होते हैं वे पैसा आते ही उनसे लग्जरी और ऐशो आराम की चीजें खरीदना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ मनी IQ वाले पर्सन हर सिचुएशन में असेट बनाने पर फोकस करते हैं। दोस्तों, अब बारी आती है सबसे लास्ट यानी कि टेक्निक नंबर 4 की, और वो है मिनिमलिज्म, यानी कि कम से कम रिसोर्सेज से अच्छा जीवन जीना। पूरी दुनिया जहां लग्जरी और दिखावे के पीछे पागल हो रखी है, वहीं जापानीज आज के समय में भी सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग में बिलीव करते हैं। वे मार्केट ट्रेंड्स और दिखावे से एकदम ही दूर रहते हैं और अपनी लाइफ का ज्यादातर टाइम अपने काम पर फोकस करते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसका मतलब तो यह हुआ कि जापानीज लोग कंजूस हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वे खर्च करते हैं, लेकिन सिर्फ जरूरत की चीजों पर, जितने में उनका जीवन बड़ी आसानी से कट सके। वे अपना ज्यादातर पैसा नीड्स पर खर्च करते हैं, न कि वांट्स पर, क्योंकि वांट्स में ज्यादातर वही चीजें आती हैं जो कि फिजूल खर्ची है। जैसे अगर आपके पास एक छोटी कार है और आपकी फैमिली में सिर्फ 3 ही लोग हैं
तो ऐसे में आपको एसयूवी खरीदने की क्या ज़रूरत है। ना तो आपकी उसकी ज़रूरत थी और ना ही उसके बिना आपका कोई काम रुका था, लेकिन फिर भी आपने यह खरीद ली। अब उसका माइलेज भी कम है तो फ्यूल में भी पैसा ज़्यादा लग रहा है, दूसरा उसका मेंटेनेंस भी 4 गुना महंगा है। तो हो गई ना फालतू में फिजूली खर्ची। यही वजह है कि जापानीज लोग मिनिमलिज्म में बिलीव करते हैं, क्योंकि इससे उनका एक भी पैसा फालतू की चीज़ों में बर्बाद नहीं होता है और वह बड़े ही आसानी से सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। तो दोस्तों आज से ही आप इन जापानीज टेक्निक को अपनाएं और अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही पावरफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू रहेगा।